पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को दिल का दौरा उस वक्त पड़ा जब उन्हें गंभीर आरोपों में विशेष अदालत के सामने पेश होना था। पूर्व तानाशाह पर पाकिस्तान की अदालतों में कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं। दिल्ली में जिस वक्त सूरज अस्त हो रहा था तभी आम आदमी का सूर्य उदय हुआ। शाम 5:35 पर अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया, लेकिन अपने भाषण में महज 17 बार दिल्ली और दिल्ली वालों की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल ने 100 से ज्यादा बार देश और देशवासियों का नाम लिया। संकेत साफ है, अरविंद केजरीवाल की निगाहें भले ही दिल्ली विधानसभा में हो, उनके निशाने पर हिंदुस्तान का संसद और आम चुनाव है। आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया ने विश्वास मत का प्रस्ताव रखा, जिस पर बहस करते हुए बीजेपी के नेता हर्षवर्धन ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने जनता का खजाना इस्तेमाल कर वाहवाही बटोरी है। सिर्फ सब्सिडी के पैसे से बिजली के दाम कम किए गए हैं और पानी के दाम कम करने का फायदा आम आदमी को हो ही नहीं पाएगा। वहीं कांग्रेस की तरफ से अमरिंदर सिंह लवदी ने भी साफ कर दिया कि कांग्रेस का समर्थन मुद्दों के आधार पर है, बिना शर्त नहीं, और जब तक केजरीवाल सरकार दिल्ली के हित में काम करेगी समर्थन बना रहेगा। हालांकि बहस के दौरान जेडीयू के विधायक ने कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और मजबूरन कार्यकारी अध्यक्ष को मार्शल तक सदन में बुलाने पड़े। 2 जनवरी की जंग तो केजरीवाल जीत चुके हैं, लेकिन 3 तारीख भी केजरीवाल के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकती है, क्योंकि तभी तय हो पाएगा कि आम आदमी पार्टी का विधायक दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष बन पाता है या नहीं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी को लेकर 17 जनवरी का दिन अहम माना जा रहा है। सूचना है कि इस दिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में महिला कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी की उम्मीदवारी का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए 17 जनवरी को दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सम्मेलन होने जा रहा है। बीजेपी ने जहां लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा इस साल सितंबर में ही कर दी थी, वहीं इस बात के लिए आलोचना हो रही है कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषित करने से कतरा रही है। सरकार और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की बात कह चुके हैं, फिर भी कांग्रेस के नेताओं में दुविधा बरकरार है। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों की माने तो पार्टी के अधिकतर दिग्गज नेताओं का मानना है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली बीजेपी की आंधी को रोकना मनमोहन सिंह के बूते की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी का मुकाबला सिर्फ राहुल गांधी ही कर सकते हैं, इसलिए पार्टी के ज्यादातर नेताओं की ये सोच है कि राहुल गांधी को समय रहते ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। दिग्विजय ने साधा मोदी पर निशाना, ममता और केजरीवाल से सीख लेने की सलाह दी। कहा कि मितव्ययता की मिसाल पेश करने के लिए नमो करे नैनो की सवारी। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने का कोई मौका कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह छोड़ना नहीं चाहते। इस बार उन्होंने मोदी पर निशाना साधने के लिए ममता और केजरीवाल का सहारा लिया और कहा कि जिस तरह ममता बनर्जी मारुति एल्टो और केजरीवाल वैगन कार चलाते हैं, उसी तरह मोदी भी नैनो की सवारी कर एक मिसाल पेश करें। इसके पहले दिग्विजय सिंह केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्हें तानाशाह बता चुके हैं और केजरीवाल की तुलना भी मोदी से कर चुके हैं। दिग्गी राजा के निशाने पर केजरीवाल और मोदी हमेशा से ही रहे हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ कि जब उन्होंने केजरीवाल के तारीफ के पुल बांधे और मोदी को कटघरे में खड़ा किया। आदर्श घोटाले पर महाराष्ट्र सरकार का यू टर्न। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के ऐतराज के बाद राज्य सरकार ने आंशिक रूप से किया रिपोर्ट को स्वीकार। आदर्श घोटाले में उलझी हुई महाराष्ट्र सरकार ने राहुल गांधी के सख्त रवैये को देखते हुए जांच रिपोर्ट को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। इस मामले पर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि दोषी अफसरों और नेताओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि एनसीपी नेता राजेश तोपे और सुनील तटकरे को क्लीन चिट दे दी गई है। राज्य सरकार ने आदर्श घोटाले पर न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा में रखे जाने के बाद खारिज कर दिया था। रसूखदारों से जुड़ रहा है आपका नाता। कॉर्पोरेट जगत की बड़ी हस्ती इन्फोसिस के पूर्व चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वी बालाकृष्णन और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड से इस्तीफा लेने वाली मीरा सान्याल ने आपको ज्वाइन कर लिया है। वी बालाकृष्णन इन्फोसिस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य थे। करोड़ों की कमाई करने वाले बालाकृष्णन पिछले 22 सालों से इन्फोसिस में जुड़े हुए थे। उद्योग जगत में उनकी गिनती ईमानदार और काबिल लोगों में की जाती है। बालाकृष्णन का कहना है कि वे आपसे बेहद प्रभावित हैं और राजनीतिक में सक्रिय भूमिका के लिए तैयार हैं। वहीं रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड की पूर्व अध्यक्ष मीरा सान्याल ने आप में शामिल होने के बाद दक्षिण मुंबई से लोकसभा का टिकट मांगा है।
आपकी स्वच्छ राजनीति के मुद्दे और चुनाव मिली सफलता को देखते हुए बड़ी हस्तियों का आपसे जुड़ने का सिलसिला जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले कुछ और दिनों में कौन कौन सी बड़ी हस्तियां आपका दामन थाम सकती हैं। इलाहाबाद लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रतियोगी छात्रों और पुलिस में जमकर झड़प हुई। इस झड़प में छात्रों ने पुलिस पर जमकर पथराव किए तो वहीं सीओ की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। तो पुलिस ने भी छात्रों को काबू करने के लिए हवाई फायरिंग और जमकर लाठीचार्ज किया। प्रतियोगी छात्रों ने अखिलेश यादव राज में यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में हुई भर्तियों की सीबीआई जांच कराने की मांग और कमीशन के चेयरमैन व सेक्रेटरी को हटाए जाने की मांग को लेकर आज पैदल मार्च निकालने और बाजार बंद करने का ऐलान किया था। 10,000 से ज्यादा प्रतियोगी छात्र दिन में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के यूनियन हॉल पर सभा कर मार्च निकालने की तैयारी कर रहे थे, तभी पुलिस ने छात्रों पर वाटर कैनन मशीन से पानी की बौछार शुरू कर दी। सभा में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कई नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद थे। पुलिस ने बेवजह छात्रों पर पानी की बौछार शुरू की तो उन्होंने ऐतराज जताया। इस दौरान पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। छात्रों को सड़क से लेकर यूनियन कैंपस तक दौड़ा कर पीटा गया। इस पर छात्रों ने पथराव शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी पत्थर बरसाए। हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने कई राउंड फायरिंग भी की। पुलिस फायरिंग से नाराज छात्रों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और सीओ की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। हंगामा और हिंसा पर देर शाम तक पुलिस ने काबू पाया। 4 घंटे चले संघर्ष के बाद पुलिस ने आखिरकार छात्रों को काबू कर लिया। सैकड़ों छात्रों की गिरफ्तारी भी कर ली गई। एसएसपी की माने तो इस पूरे मामले में बीजेपी के विधायक केशव प्रसाद मौर्य ने छात्रों को उकसाने का काम किया था, इसलिए उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी बुंदेलखंड में पिछड़ों को लामबंद करने के लिए रथ यात्रा निकालने जा रही है। खास बात ये भी है कि आगामी 5 जनवरी से शुरू होकर ये रथ यात्रा समूचे बुंदेलखंड का दौरा करेगी। उसके बाद 11 जनवरी को झांसी में मुलायम सिंह यादव की देश बचाओ देश बनाओ रैली में शामिल होगी। सत्ताधारी समाजवादी पार्टी की निगाहें अब बुंदेलखंड पर टिकी हैं। इस बार सपा की रथ यात्राएं राजधानी लखनऊ से शुरू होकर उन्नाव, कानपुर नगर, हमीरपुर, बांदा, महोबा, जालौन होते हुए झांसी पहुंचेगी। ये ऐलान करते वक्त राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गायत्री प्रसाद प्रजापति ने कहा है कि मौजूदा सपा सरकार में 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव कैबिनेट से पास कराकर केंद्र सरकार को भेज दिया है, लेकिन केंद्र सरकार जाटों को तो आरक्षण दे सकती है लेकिन इन जातियों की अनदेखी कर रही है। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को भी निशाने पर लिया गया। गायत्री प्रसाद प्रजापति ने कहा है कि मायावती खुद को दलितों की सबसे बड़ी हितैषी मानती है, लेकिन इन पिछड़ी जातियों के साथ मायावती ने धोखा किया है और इनके पेट पर छुरा मारा है। निशाने पर बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी भी रहे। गायत्री प्रजापति ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का साथ पिछड़ी जातियां नहीं देंगी। बहरहाल आजमगढ़, मैनपुरी, बरेली और बदायूं में मुलायम सिंह यादव की देश बचाओ देश बनाओ रैली सफल होने के बाद झांसी में मुलायम की इस रैली को सफल बनाना समाजवादी पार्टी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। वहीं पिछड़ों को लामबंद करना भी किसी कड़े इम्तिहान से कम नहीं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी की ये रथ यात्राएं सपा के लिए एक संजीवनी जरूर साबित होंगी। कोर्ट के सख्त होने के बाद उत्तर प्रदेश शासन ने लाल बत्ती में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी है। आज एक बैठक प्रमुख सचिव गृह के नेतृत्व में की गई। लाल बत्ती पे सख्त न्यायालय के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश शासन ने आज एक बैठक की अध्यक्षता प्रमुख सचिव गृह अनिल गुप्ता ने की। इस बैठक में पुलिस महानिदेशक रिजवान अहमद, प्रमुख सचिव परिवहन आयुक्त, एडीजी ट्रैफिक, प्रमुख सचिव व्यापार कर और सचिव गृह मौजूद थे। बैठक में एक कमेटी के गठन का निर्णय किया गया जिसमें परिवहन आयुक्त और एडीजी ट्रैफिक रहेंगे। हालांकि सरकार के पास 3 माह का पर्याप्त समय है इस कमेटी को गठित करने के लिए। प्रमुख सचिव गृह अनिल गुप्ता ने बताया कि ये कमेटी लाल बत्ती पे सख्ती के साथ साथ प्रदेश का ट्रैफिक व्यवस्था भी सुधारने में मदद करेगी। कमेटी के गठन में महाधिवक्ता के कानूनी दांवपेच भी होंगे। कमेटी का गठन महाधिवक्ता के कानूनी राय के बाद होगा। राहुल गांधी का विरोध कर पुतला फूंक रहे बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया जमकर लाठीचार्ज। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। भ्रष्टाचार के विरोध में राजधानी में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ऐसा प्रदर्शन किया कि 3 बार पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। करीब 2 दर्जन बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सुबह कांग्रेस दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया और राहुल गांधी का पुतला जलाया, फिर नारेबाजी शुरू कर दी। लाठी डंडों से लैस कार्यकर्ताओं की वहां पर कांग्रेस युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से मारपीट हुई। इसके बाद लाठीचार्ज की नौबत आ गई। यह सिलसिला यही नहीं थमा। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता वहां से लौट आए पर विधानसभा के सामने अपने कार्यालय से एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस दफ्तर के लिए कूच कर दिया। विधानसभा में पुलिस ने फिर से लाठीचार्ज कर दिया
और बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को जमकर पीटा तो यहाँ पत्थरबाजी शुरू हो गई। इतना ही नहीं, भले ही बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जमकर पीटा हो, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की माने तो बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जो कुछ भी किया वो ठीक किया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार ने लाल बत्ती के वैध इस्तेमाल पर रोक लगाने का निर्णय ले लिया है। सरकार और विपक्ष दोनों ही इसको जरूरी बता रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या लाल बत्ती का मोह रखने वाले शांत रह पाएंगे? जी हां, लाल बत्ती का मोह रखने वाले के लिए अच्छी खबर नहीं है। वजह यह है कि उत्तराखंड में लाल बत्ती पर लगाम लगाने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने लाल बत्ती के वैध इस्तेमाल पर रोक लगाने का निर्णय लिया है, जिसे 2 जनवरी से लागू होना है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट का कहना है कि लाल बत्ती का वैध इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। महज स्टेटस सिंबल के लिए लाल बत्ती का कोई मतलब नहीं बनता। वहीं नेता विपक्ष अजय भट्ट का कहना है कि उन्होंने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी है कि स्पष्ट किया जाए कि क्या वो इसके पात्र हैं अथवा नहीं। ये अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या नेता वास्तव में लाल बत्ती का मोह छोड़ पाएंगे? मानकों को ताक पर रखकर ग्रुप हाउसिंग व अपार्टमेंट तैयार करने वाले बिल्डरों को राज्य सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार बिल्डरों के उन अवैध निर्माण कार्यों को वैध करने जा रही है जो नियम कायदे कानून में वैध ही नहीं हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो उत्तराखंड में बिल्डर और माफियाओं के हौसले और बुलंद हो जाएंगे। उत्तराखंड में आम आदमी को घर बनाने के लिए जमीन मैसर नहीं है, लेकिन बड़े बड़े बिल्डर प्रदेश में धड़ल्ले से ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट मानकों पर ताक पर रखकर बना रहे हैं। अकेले देहरादून में ही कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें फ्लैटों का निर्माण कार्य अवैध रूप से किया जा रहा है। हालांकि समाचार प्लस इससे पहले पाम सिटी जैसे आवासीय कॉलोनी को सच्चाई सबके सामने ला चुका है, जहां अभी तक कई फ्लैट सील पड़े हैं। ऐसे में शासन में बैठे अधिकारियों ने इन बिल्डरों को राहत देने की जुगत लगानी शुरू कर दी है। बिल्डरों के अवैध निर्माण से जुड़े ये अधिकतर मामले ऐसे हैं जिन्हें संबंधित विकास प्राधिकरण सिरे से खारिज कर चुकी है। लंबी चली प्रक्रिया के बाद अब प्राधिकरण ने भी इन्हें वैध नहीं घोषित किया तो बिल्डरों ने शासन में अधिकारियों के स्तर पर घेरेबंदी शुरू कर दी। यहाँ बिल्डरों को भवन निर्माण के बायलॉजों में भी गुंजाइश तलाशने का मौका मिल गया है। हालात ये है कि जिन मामलों में शासन और सरकार इन बिल्डरों को राहत देने की कोशिशों में जुटी है, उसमें बिल्डरों ने ही कहीं सिंगल यूनिट नक्शों में मल्टी यूनिट फ्लैट खड़े कर दिए हैं, जैसा पाम सिटी के मामले में सामने आया है। वहीं कई जगहों पर पार्किंग के मानकों को भी पूरी तरीके से नजरअंदाज किया हुआ है। वहीं ऐसा ही हाल पैसिफिक मॉल के ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में भी किया जा रहा है, जहां सरकारी भूमि पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। साफ है, अगर तमाम गड़बड़ियों के बाद भी यदि इन अवैध निर्माण वैध होते हैं तो फिर प्राधिकरणों के बायलॉजों का मतलब ही क्या होगा। वही सरकार की ये कोशिश उन लोगों के मुंह में भी एक बड़ा तमाचा होगी जिन्होंने विधिवत रूप से नक्शा स्वीकृत कराने के साथ ही नक्शे के अनुरूप ही अपना निर्माण कार्य करवाया है। आपको बता दें, उत्तराखंड में ही अकेले 3 दर्जन से ज्यादा ऐसी हाउसिंग सोसाइटियां हैं जिनको इससे फायदा मिल जाएगा। हालांकि सूत्रों की माने तो अधिकारियों ने बिल्डरों को वन टाइम सेटलमेंट का ऑफर दिया था, जिसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन करने को कहा गया था। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बात की जानकारी होने से साफ इनकार किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि जो मानकों के आधार पर होगा उसको राहत दी जाएगी। लेकिन बिल्डर तो मानकों के आधार पर नहीं है, तो फिर अधिकारी इनको राहत कैसे दे सकते हैं? अपर सचिव जेपी जोशी यौन उत्पीड़न क्रॉस के इस मामले में आरोपी संयुक्त सचिव सुमन वल्दिया और आरोपी कांग्रेसी नेत्री रितु कंडियाल की जमानत याचिका पर सेशन कोर्ट देहरादून में जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। दोनों को अब जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख करना होगा। देहरादून के चर्चित पूर्व अपर सचिव जेपी जोशी यौन उत्पीड़न क्रॉस के इस मामले के आरोपी पूर्व संयुक्त सचिव सुमन सिंह वल्दिया और कांग्रेसी नेत्री रितु कंडियाल की जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। गुरुवार को देहरादून की जिला एवं सत्र न्यायालय में आरोपी पूर्व संयुक्त सचिव सुमन सिंह वल्दिया और कांग्रेसी नेत्री रितु कंडियाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। आपको बता दें कि पूर्व में अपर सचिव जेपी जोशी पर एक युवती ने सरकारी नौकरी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके बाद आरोपी पूर्व अपर सचिव जेपी जोशी ने भी देहरादून के वसंत विहार थाने में पीड़िता समेत कई लोगों के खिलाफ नामजद क्रॉस एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसकी जांच के बाद पुलिस ने पूर्व संयुक्त सचिव सुमन सिंह वल्दिया और कांग्रेसी नेत्री रितु कंडियाल को मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और आरोपियों की मामले में निचली अदालत से पहले ही जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, जिसके बाद उन्होंने जमानत के लिए देहरादून की जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील की थी। वहीं जमानत खारिज होने के बाद अब बचाव पक्ष के अधिवक्ता का कहना है कि उनके क्लाइंट को झूठा फंसाया गया है, लिहाजा वो जमानत के लिए नैनीताल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
यौन उत्पीड़न क्रॉस के इस मामले में सुमन सिंह वल्दिया और ऋतु कंडियाल को देहरादून की सेशन कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हालांकि दोनों के अधिवक्ताओं का कहना है कि वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे। अब देखने वाली ये बात होगी कि नैनीताल हाईकोर्ट से इन दोनों को जेल मिलती है या फिर बेल मिलती है। 30 दिसंबर से एक शिफ्ट में काम कर रही नर्सेज के आंदोलन से अब आम आदमी